चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोमोलिकुल्स। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या। देखो अगर देखा जाए तो बायोमोलिकुल्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन कहते हैं। सिंपली देखो, अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखें कि बायोमोलिकुल्स क्या है, तो बायोमोलिकुल्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। एंड अगर आप ओरिजिन की बात कर रहे हो तो देखो आप ही जानते हैं कि ये हमारा, मान लो ये हमारा एक सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, और ये हमारा एक सेल मेम्ब्रेन है ना। और हम जानते हैं कि ये हमारा एक सेल के अंदर का पार्ट है, इसको इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट कहते हैं, और बाहर के कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट कहते हैं, जो सेल्स के बाहर होता है। यस, आपको सब कुछ लिखना है, जूलॉजी में ही लिखना है बेटा, जूलॉजी का ही चैप्टर है। तो मैंने क्या बता दिया आपको, the structure present outside the cell is called extracellular and the structure present inside the cell is called intracellular, है ना। और आप जानते हो कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, अच्छा तो आप ये जानते हो कि सेल्स के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, सेल्स के अंदर का जो कंपोजिशन होता है और सेल्स के बाहर का जो कंपोजिशन होता है, ये एक जैसा नहीं है। We know that our cell membrane is selectively permeable that maintains the difference of intracellular and extracellular compartment. तो इस पॉइंट लिख लीजिएगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, बताओ। सेल मेम्ब्रेन इज अ selectively permeable membrane which maintains the difference of chemical nature of intracellular fluid and extracellular fluid। हाँ जी बच्चे, समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भाई, ये नया चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है चैप्टर। ये नया चैप्टर है बच्चे, चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, देखो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। आप लिख भी लो, मैं लिखा भी है, which maintains the difference of chemical nature of intracellular fluid and extracellular fluid। ये तो पता है ना कि अंदर का जो सिस्टम है और बाहर का जो सिस्टम है, इन दोनों के केमिकल नेचर में डिफरेंस होता है, दोनों एक जैसे नहीं होते, क्योंकि बीच में एक मेम्ब्रेन है, और वो मेम्ब्रेन क्या बताओ, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। आप ये जानते हो कि इंट्रासेलुलर जो आपका कंपार्टमेंट होता है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन सभी मॉलिक्यूल का जो, आप ऐसे बताओ, एक टर्म यूज करते हैं, सेल पूल क्या होता है? व्हाट इज सेल पूल? तो कहते हैं सम टोटल ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। देखो मैंने क्या बताया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, बताओ। बायोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। जैसे कहते हैं हमारे बॉडी में सेल्स होता है, एंड सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पता है आपको? सेल्स क्या बताओ? सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और हमारे सेल्स के अंदर
जितने भी, अब देखो कहते हैं सेल्स के बाहर और सेल्स के अंदर, सेल्स के बाहर के पार्ट को एक्स्ट्रा कहते हैं और सेल्स के अंदर के पार्ट को इंट्रा कहते हैं। दोनों का जो केमिकल इन्वायरमेंट होता है सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर वो एक जैसा नहीं होता। एक्स्ट्रा सेलुलर का अलग नेचर होता है और इंट्रा का अलग नेचर होता है। तो इसे मेंटेन कौन करता है बताओ? इसे मेंटेन करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। वो किस चीज को आने देगा, किस चीज को जाने देगा, सब कुछ अलाउ नहीं करता। ये फ्रीली परमेबल नहीं होता। पता है ना, पढ़ा होगा आपने साइटोलॉजी में या बॉटनी में पढ़ेंगे आप। यस, सेल मेम्ब्रेन इज अ selectively permeable membrane which maintain the difference of chemical nature of intracellular fluid and extracellular fluid. अब समझ में आ गया? ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। अब ये मुझे बताओ, मैंने कहा कि हमारे सेल्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेल्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, cells contains large number of molecules and sum total of all the molecules are called cell pool. तो cell pool क्या है बताओ? Cell pool is called, इसे कहते हैं sum total of all the molecules present inside the cell, present inside the cell. देखिए, तो सेल पूल क्या है बताओ? अच्छा, बीच बीच में हिंदी भी बोल दिया करें। ओके ओके बच्चे, हिंदी भी बोल रहे हैं, मैं हिंदी ही बोलता हूँ, मैं भी हिंदी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमें तो अच्छा लगता है हिंदी बोलना, भाई कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा कि आपके सेल्स के अंदर जितनी चीजें अवेलेबल हैं, है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, उन सबका एक जो सम होता है, उन सबके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बताओ? सेल पूल कहते हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अच्छा, बोर्ड की तरफ मैं करता हूं तो वॉइस नहीं आती। नहीं, वॉइस तो ठीक है यार। ECF इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ECF को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए। अब मैंने क्या बताया, देखो ये जो सेल पूल होता है इसमें कई तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस सेल पूल में देखो, अब कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। सेल पूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है और सेल पूल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। जैसे आप जानते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कहते हैं सॉल्ट है, वाटर है, मिनरल है ना। अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? सॉल्ट आता है, वाटर आता है, मिनरल्स आते हैं। देखिए, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड मिनरल्स। नहीं, अभी रुक जाओ, अभी मैं वहां पे आ रहा हूं, अलग चीज है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मेनली क्या आता है बताओ? उसमें सॉल्ट आते हैं, वाटर आता है और मिनरल्स आता है। अब ऑर्गेनिक की बात करें देखो, तो ऑर्गेनिक में कहते हैं एक टर्म है कार्बोहाइड्रेट, एक टर्म है प्रोटीन, एक टर्म है लिपिड, एक टर्म है देखो हॉर्मोन्स, एक टर्म है विटामिन्स, एक टर्म है एंजाइम्स। देखिए, तो ये सब आपके मेजर क्या है बताओ? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। देखो नाम क्या लिख रहे हैं? C for carbohydrate, P for proteins, L for lipid, H for hormones, V for vitamins and E for enzymes कहते हैं, है ना। और इन सब में देखो एक चीज कॉमन है कि जितने भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो। सर आप ईटीए में क्या कहा रहा था? ईटीए मैंने क्या बताया? देखो अभी रुक जाओ, मैं वो भी आएगा, रुक जाओ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिक पार्ट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है,
हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है, इन सब में एक कॉमन चीज है, बताओ वो कॉमन चीज क्या है? इन सब में कार्बन मिलता है। इन सब में क्या बताओ? कार्बन एक कॉमन कंपाउंड होता है। तो आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि जो कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बेसिकली आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है? द कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल पूल आर बेसिकली कॉल्ड बायोमोलिकुल्स। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें डिस्कस नहीं कर रहा है। अगर मैं बायोमोलिकुल्स की बात करूं तो एनसीईआरटी के हिसाब से कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड, so the biomolecules are carbon containing biomolecules are carbon containing organic compound. So basically सभी चीज को हम बायोमोलिक्यूल नहीं कहते। अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे सेल्स में जो कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसी को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। समझ में आ गया? अच्छी चीज बताओ, चाहे वो कंपाउंड आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, दोनों किसका बना है बताओ? बोथ आर मेड अप ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। अगर आप देखें बोथ आर, हाँ बोर्ड मिटा के लिखता हूं, ठीक है, इसको मिटा दूंगा बच्चे, ये लिख लिया आप लोगों ने? जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप नोट्स बुक में लिखते जाइएगा, ठीक है ना? ओके चलिए यहां देखिए, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आएगा, रुक जाओ भाई, लेट्स वेट मिस्टर हितांशु, अभी मैं वहीं पे आ रहा हूं, अभी थोड़ा, अभी मुझे भी स्टार्ट तो करने दो भाई। देखो हाँ, मैंने क्या कहा कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे सेल में होते हैं उसी को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है? समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? अब चलिए यहां देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो all organic and inorganic compounds are made up of mineral elements. देखो चाहे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सब मिनरल एलिमेंट्स के बने होते हैं, है ना? और ये मिनरल एलिमेंट जो होता है, देखो ये हमारे अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है और देखो लिविंग बॉडी में भी मिलता है, लिविंग बॉडी में भी मिलता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो भी आपके बॉडी में है वो सब कुछ अर्थ क्रस्ट में है, जो आपके बॉडी में है वो सब कुछ अर्थ क्रस्ट में है, बट ऐसा नहीं है कि लिविंग बॉडी का, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अर्थ क्रस्ट में जो भी चीजें अवेलेबल है उसका एक फ्रैक्शन आपकी बॉडी में मिलता है। अगर आप एलिमेंट्स की बात करें तो ये आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बना के समझाया गया है कि किस चीज का, किस मिनरल एलिमेंट्स का एक फ्रैक्शन कितना आपके अर्थ क्रस्ट में होता है और कितना आपके लिविंग बॉडी में होता है ना? समझाया गया ना? तो देखो जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर आप अपने सेल्स की बात करें, अगर मैं ऐसे देखो, अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते हैं, ये बताओ टोटल नेचुरल, अगर पूछा जाए आपसे कि टोटल नेचुरली अकरिंग कहते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, ये कितना होता है बताओ? हाँ जी बच्चे बताइए, टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में कह रहा हूं। यस देखो 1/4 तो उसमें सिंथेटिक भी आते हैं, उसमें तो सिंथेटिक भी आता है, इसमें जो आएगा देखो वो आता है लगभग 95 के आसपास, 95 लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 95 वैल्यू आता है। अच्छा बताओ इस 95 में ज्यादा क्या होता है, मेटल्स या नॉन मेटल्स?
इस 95 में ज्यादा क्या होता है बच्चे, मेटल्स या नॉन मेटल्स? देखो दो तरह का आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे मेटल्स कह रहे हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी कह रहे हैं। तो 95 में ये फ्रैक्शन आता है 75 और 20 का। देखो 75 जो होते हैं देखो वो मेटल्स एंड मेटलॉइड्स कहते हैं, और 20 इसमें नॉन मेटल्स होता है। ये याद रखिएगा, 95 में 75 जो होता है वो मेटल्स एंड मेटलॉइड्स कहते हैं, जबकि जो 20 होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं उसको? 20 को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि इस 75 में और 20 में मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, तो क्या ये 95 के 95 एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में होता है, क्या ये सब आपके सेल्स में भी मिलता है? हाँ जी बच्चे, मैं क्या पूछ रहा हूं कि whatever the mineral elements are present in earth crust, whether it is also present in our body cells? सबके सब नहीं मिलते। अच्छा, among the 95 how many, मैं क्या बोल रहा हूं, among the 95 how many mineral elements are present in human cell? हाँ 75 मेटल्स मेटलॉइड्स आता है, सही कह रहे हो, केवल 4। मैं क्या बोल रहा हूं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट, सेलुलर स्ट्रक्चर? यस, वेरी राइट आयुष अहलावत, आंसर इज 25। देखो सेल्स में 25 ही होता है, और 25 को क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं सेलुलर एलिमेंट्स, सेलुलर एलिमेंट्स कहा जाता है, इसको साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। अरे भाई मैंने क्या कहा कि 95 जो है ये अर्थ क्रस्ट में होता है, जमीन अर्थ में होता है, मिनरल्स के फॉर्म में होता है। 95 के 95 हमारे सेल्स में नहीं मिलता, ये हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर में मान लो है। उस 95 में मैंने क्या बताया कि उस 95 में 75 तो आपका क्या होता है बताओ? मेटल्स मेटलॉइड्स होता है। मैंने क्या कहा, इस 95 में 75 टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 95 होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में होता है, इसमें 75 मेटल्स एंड मेटलॉइड्स होते हैं और 20 इसमें नॉन मेटल्स होते हैं। इस 95 का केवल 25 एलिमेंट ही हमारे सेल्स में मिलता है। यस, 20 आर नॉन मेटल्स, 20 आर नॉन मेटल्स। ठीक है, उस 95 का केवल 25 एलिमेंट वो है जो आपके सेल्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जो आपके सेलुलर कंपार्टमेंट में मिलता है, वो केवल 25 होता है। उस 25 को क्या बोलते हैं बताओ? उसी को सेलुलर एलिमेंट्स कहा जाता है। हाँ अभी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, रुक जाओ पर। अब यहां देखिए, अब इस 25 की बात करें अगर, देखो अगर ह्यूमंस बॉडी की बात करते हैं, देखो CHOPKINS, इसके अलावा देखो सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। देखो ये जो आप देख रहे हैं चॉपकिंस वाला टर्म, देखो ये, देखो अगर कहा जाए कि ह्यूमन सेल्स में जो आपका मेन एलिमेंट्स हैं, देखिए जो ज्यादा अमाउंट में मिलता है, रेस्पेक्टिवली जो ज्यादा अमाउंट में मिलता है। हाँ देखो चॉपकिंस कैसे लिखा हुआ है, चॉपकिंस, चॉपकिंस वर्ड याद है, चॉपकिंस। उसके अलावा देखो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब आपका एक मेजर एलिमेंट है आपके सेल्स में, ज्यादा अमाउंट में मिलता है ये चॉपकिंस। देखो CHOPKINS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, सॉरी सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, ये मेन एलिमेंट्स हैं। देखो ये सब के सब, और अगर आप देखें छोटे मोटे अमाउंट में तो आयरन होता है, कॉपर होता है, मोलिब्डेनम होता है, ये सब आपको
स्मॉल अमाउंट में मिलेगा। मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, इनका अमाउंट कम होता है, बट ज्यादा अमाउंट में किसका नाम बताएंगे देखो आप, तो ये वाला टर्म देखिए। और इसमें भी देखो, अगर मैं ऐसे कहूं आपको कि चोन्स-पी होता है, देखो टर्म CHONSP, लगभग आप मान के चलिए कि जो 93% आपका पूरा एलिमेंट्स है, पूरे आपके 93 से 95%, 93 से 95% जो आपका सेलुलर एलिमेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ये होता है। देखो ये 6 आपके सबके सब नॉन मेटल्स ही हैं। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। और उनमें भी सबसे ज्यादा पार्ट किसका बताओ, CHO का होता है। अगर हमारे इसमें से बताओ कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। एमो मोलिब्डेनम कहते हैं, मोलिब्डेनम, ये पढ़ा होगा आपने पीरियोडिक टेबल में, मोलिब्डेनम का नाम। मोलिब्डेनम एक तरह का मेटल है, ये आपके सेल्स में भी मिलता है, लेकिन ये ट्रेस में होता है, ज्यादा नहीं होता है। आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम वगैरह ये ट्रेस में होता है। चलो लाइट भी आ गया। यस, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। अरे मोलिब्डेनम होता है MO, पॉलीब्डेनम नहीं होता है। अब देखिए फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, मेजर 6 एलिमेंट, मेजर 6 एलिमेंट का अगर नाम मैं पूछूं आपसे कि आपके सेल्स का मेजर 6 एलिमेंट कौन कौन सा है, तो देखो ये है CHONSP, चोन्स-पी, चोन्स-पी कहते हैं देखो। और उनमें भी, हाँ जी, मैंने कहा कि मेजर 6 एलिमेंट्स, मेजर 6 मेजर एलिमेंट्स जो 93% कंट्रीब्यूट करता है आपके सेल्स के फॉर्मेशन में, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। अमॉन्ग द 6 जो आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा 91% के आसपास, वो तो आपका केवल इसमें देखो क्या है, CHO ही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका अगर मैं बताऊं कि अगर ये 95% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो केवल CHO का कंट्रीब्यूशन लगभग 90 से 91% होता है। तो ये टर्म याद रखिएगा। मतलब आपके बॉडी के अंदर देखो, आप देखो ये एक, आप देखोगे एनसीईआरटी में डिफरेंस किया हुआ है कि अर्थ क्रस्ट में देखिए आप, तो मेटल का फ्रैक्शन ज्यादा मिलेगा आपकी बॉडी के रेस्पेक्ट में, बट आपके बॉडी में मेटल का जो फ्रैक्शन है वो कम होता है, और नॉन मेटल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ज्यादा होता है। आप देखिए एनसीईआरटी के टेबल में ये बताया गया है। और ये तो केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब एक तरह का नॉन मेटल का पार्ट होता है। ठीक है ना बच्चों। और आपको पता है कि इन्हीं नॉन मेटल्स और मेटल्स के मिलने से, इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और उन सभी मॉलिक्यूल्स में जिसमें कार्बन हो, उसी को कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं कि इन सभी एलिमेंट्स के मिलने से बनता है मॉलिक्यूल्स। और वो सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन होते हैं, उन्हीं को कहते हैं क्या, बायो मॉलिक्यूल कहा जाता है। आ गया समझ में सबको ये चीज, ये क्लियर है। तो ये जो नाम लिखा हुआ है ना, कि चॉपकिंस वाला टर्म याद कर लेना है ना, चोन्स-पी वाला टर्म याद कर लेना, कौन सा एलिमेंट हमारे सेल्स में ज्यादा होता है और कौन सा कम होता है। तो देखो आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम वगैरह ये कम अमाउंट में होता है, बट सोडियम ज्यादा होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, क्लोरीन ज्यादा होता है, क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये एक
ये एक फ्रेश लीफ है, लीफ ले लो या कोई आप लीवर का एक टुकड़ा ले लीजिए, आप लीवर पीस। मार्केट में जाइए, आप गोट का लीवर ले लो थोड़ा सा। यस, मोलिब्डेनम लेस अमाउंट में होता है। ये इंफॉर्मेशन आपकी पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, नई एनसीईआरटी में नहीं है, बट पुरानी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था बायोमोलिकुलर चैप्टर्स में। अब यहाँ देखो, फ्रेश लीफ या आप लीवर का एक पीस ले लीजिए। लीवर का पीस मतलब आप मार्केट में जाइए, अच्छा न्यू में भी है, ठीक है, ओके दैट्स गुड। चलो देखो, तो जो फ्रेश लीफ है या लीवर का एक पीस ले लीजिए आप। लीवर का पीस आपको घर में नहीं मिलेगा, मार्केट से लाना पड़ेगा। गोट वगैरह का लीवर का पीस आपको मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कैसे आप अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, छोटा बड़ा क्या होता है इसमें। अब देखो, जैसे एक लीवर का पीस ले लिया आपने, आयरन कॉपर मोलिब्डेनम के बारे में क्या बताया था, ये कहा कि ये हमारे सेल्स में स्मॉल अमाउंट में होता है। अरे कितनी बार तो बोल दिया मैंने, ये सब आपके सेल्स में वेरी स्मॉल अमाउंट में मिलता है, माइक्रो अमाउंट में कहते हैं इसको। हाँ, तो आप लीवर का एक 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 पीस ले आइए मार्केट से, है ना, लीवर। और देखो क्या करना है, देखो एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक आपके बुक में लिखा हुआ है टर्म मोर्टार एंड पेसल, उखल जो होता है ना। इसमें क्या करो आप, देखो ये लीवर का एक पीस डाल दिया, ठीक है, और आपको क्या करना है इसमें, अब इसमें एक एसिड मिलाइए। एसिड है देखो, इसको कहते हैं TCA, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बताइए, हाँ जी, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड कहते हैं। मोर्टार एंड पेसल एक तरह का, जिसमें आप उसको स्लाइटली इसको मिक्सअप करना है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना आपको। तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद, देखो आपको, देखिए यहां पर ऐसे, यहां पर आप देखोगे कि एक तरह का ये स्लरी बन जाता है, इसे कहते हैं ये स्लरी है। मतलब आपने उसको, उसका चटनी बना दिया लीवर का। आपको क्या बना दिया आपने, लीवर का एक एक चटनी सा बन गया, देखो लीवर और एसिड के साथ, ठीक है। आपने इसको मिक्सअप कर दिया एसिड के अंदर, लीवर के पार्ट को मिला दिया आपने। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। स्लरी कहते हैं, स्लम नहीं कहते, स्लरी कहते हैं। SLURRY, जो एक मिक्सअप बनेगा ना, अरे सॉल्यूशन जो होगा उसको स्लरी कहा जाता है, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब यहां देखो, अब क्या करना है, देखिए आपको एक दूसरे बर्तन में क्या करो आप, ये आप ऊपर एक कॉटन का जो एक कपड़ा होता है, कॉटन क्लॉथ, ये लीजिए, और इस स्लरी को आप इसके ऊपर डाल दो। आपने क्या किया, इस पूरे स्लरी को, मोर्टार एंड पेसल, इसमें यार वो बनाते हैं चटनी, इसमें पीसा जाता है। मोर्टार एंड पेसल एक तरह का यंत्र होता है, औजार कहते हैं। धनिया का चटनी बनाते हैं ना, अदरक डाल के, ऐसे जो कूटते हैं इसके अंदर रख के, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर आपने डाल दिया, देखो स्लरी डाला, ये देखो ये फिल्टर करेगा इसको। और फिल्टर करने के बाद क्या देखेंगे आप कि कुछ चीजें जो होंगी वो बिल्कुल फाइन जो चीज होता है, देखो नीचे आ जाता है, कुछ तो फिल्टर होकर नीचे आ गया, देखो। और कुछ चीज ऊपर ही रह जाता, देखिए वो फिल्टर नहीं होता। देखो दो चीज हुआ, तो ये यहां से क्या हुआ, फिल्ट्रेशन करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, ये क्लॉथ क्या करेगा, ये करता है उसका फिल्ट्रेशन। अब देखो, जो चीज फिल्टर होकर नीचे पहुंच रहा है, देखिए ये जो चीज नीचे पहुंच गया, इसे कहते हैं अब एसिड
सॉल्युबल पूल कहते हैं इसको। मैंने क्या कहा कि स्लरी को इसके ऊपर डाल दो, इस कपड़े के ऊपर, तो वो कॉटन का कपड़ा क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा, उस चीज को फिल्टर करेगा, तो कुछ चीज तो नीचे आ जाएगा और कुछ फिल्टर नहीं होता, वो ऊपर ही रह जाता है। तो जो चीज फिल्टर होकर नीचे आ गया है, उस कंपाउंड का नाम, उस कंपोनेंट का नाम क्या बताओ, उसे कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। रुक जाओ अभी। और इसी को कहते हैं, देखो, इसी को फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट। और जो ऊपर रह गया, देखिए जो चीज ऊपर रह गया, इसे रिटेंटेट कहते हैं, रिटेंटेट, रिटेंटेट। और इसी को कहते हैं क्या, एसिड इन सॉल्युबल पूल कहा जाता है इसको। भाई साहब, लिवर के पार्ट को पीस दिया, चटनी बना दिया उसका, और चटनी बनाने के बाद फिल्टर कर रहे हैं उसका, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट इसमें समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? लीवर का पीस लिया, लीवर के पीस को एसिड में डालकर उसका हमने क्या बना दिया, चटनी। उस चटनी का आप क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन करेंगे तो कुछ चीज नीचे आ जाएगा और कुछ चीज ऊपर चला रह जाएगा। जो चीज नीचे आ गया उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, उसी को कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। और जो ऊपर रह जाता है उसी को कहते हैं रिटेंटेट। क्या बोलते हैं इसको? उसी को रिटेंटेट कहते हैं, और उसी को कहते हैं एसिड। लीवर का पीस कहां से निकाला है? अरे अपना नहीं निकालना है भाई। लीवर का पीस मार्केट में मिलता नहीं है क्या? बकरी का ले आओ लीवर का पीस मार्केट से। अपना नहीं निकालेगा, अपने बॉडी से निकाल लेना लीवर का पीस, अपना नहीं लेना लीवर का पीस। और तुम्हें क्या एक्सपेरिमेंट करना थोड़ी है भाई। हाँ, मीट शॉप में मिल जाएगा, ठीक है, केवल समझना है आपको, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि लीवर खरीदने जा चले गए आप। यहाँ देखो, तो मैंने क्या कहा कि जो नीचे आ गया वो फिल्ट्रेट है, उसी को कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। और जो ऊपर रह गया उसे कहते हैं, हाँ वही, देखो आप कुछ भी ले लीजिए, आप लीफ ले लो, आलू का आलू ले लीजिए, आप करेला ले लो, भिंडी ले लो, कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लिविंग टिश्यूज यूज कर रहे हैं आप, कहने का मतलब यहाँ क्या है, देखो आप एक फ्रेश टिश्यूज के पार्ट को यूज कर रहे हैं, फ्रेश होना चाहिए क्या। गाजर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाटएवर, सब में चीज मिलता है। अब देखो, अब जो नीचे आ गया वो एसिड सॉल्युबल पूल है, और जो ऊपर रह गया उसे एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं। नीचे वाले का नाम फिल्ट्रेट है और ऊपर वाले का नाम रिटेंटेट कहते हैं। अब यहां देखो, नहीं, जो नीचे आ गया वो एसिड सॉल्युबल है, और जो ऊपर रह गया वो एसिड इनसॉल्युबल कहते हैं इसको, ठीक है। और अब देखो, जो एसिड सॉल्युबल पूल में क्या क्या है, तो इसमें आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी, और इसमें आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं क्या, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो रिटेंटेट होता है, जो एसिड इनसॉल्युबल वाला पार्ट है, देखो जो रिटेंटेट होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं सबके सब, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, ऑल आर ऑर्गेनिक। जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो नीचे आ जाएगा, ऑर्गेनिक भी नीचे आते हैं। तो जो ऑर्गेनिक नीचे आ गया उसे कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो रिटेंटेट होता है, देखो रिटेंटेट के सबके सब क्या बताओ, ऑल आर organic compound only, and they are called biomacromolecules. देखो, this compound is called biomacromolecule। आज बच्चे समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? जो चीज नीचे आ गया उसमें ऑर्गेनिक भी है, उसमें इनऑर्गेनिक भी है। इनऑर्गेनिक से मैं मतलब नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है
उसे कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, और जो ऊपर रह गया वो सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसे कहते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। समझ में आ गया बच्चे ये चीज? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया? अब देखो, अब ये सब आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा अभी स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छे से और समझ में आएगा। देखो ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब देखो एक चीज और देखो। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बायो मैक्रो और बायो माइक्रो का जो पार्ट आप देख रहे हो, अब उसमें डिफरेंस कहाँ होता है? तो डिफरेंस होता है उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट का। याद रखिएगा, जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 डाल्टन नियर अबाउट, देखो नियर अबाउट कहते हैं 800 डाल्टन, डाल्टन यूनिट होता है, देखो मास यूनिट कहते हैं इसको। तो 800 या 1000 डाल्टन के आसपास, देखो रेंज है इसका, लेस देन 800 डाल्टन होता है और 800 होता है, और मैक्सिमली कहते हैं 1000 डाल्टन तक ये जाता है। देखो बायो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, जिस कंपाउंड को आप वेट कर रहे हैं, अगर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन, 1000 मतलब 1000 डाल्टन या उससे कम है, 800 के कम है, वो सबके सब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के पार्ट माने जाते हैं। और अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ऊपर चला गया, उसे क्या बोलेंगे बताओ? उसी को बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे भी आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूलर वेट अगर 1000 डाल्टन से ऊपर चला गया उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का, तो उसी को बोलते हैं, क्या बताओ? उसी को कहते हैं बायो मैक्रो। डाल्टन एक यूनिट होता है, मास, जैसे न्यूटन होता है ना, न्यूटन मास फोर्स का कहते हैं यूनिट होता है, उसी तरह से वेट को मेजर करने का एक यूनिट है, ये डाल्टन कहा जाता है। DALTON एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। आज जो भी होता है ना। तो देखिए अब यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोर देन 1000 डाल्टन लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर, इसको मिटा दो। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया सबको? हाँ, 800 1000 के अगर रेंज में है तो वो आपका बायो माइक्रो है, उससे ऊपर गया तो वो बायो मैक्रो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे कहते हैं, देखो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें अगर, देखो जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, है ना। अगर देखा जाए तो ये मेन चार होते हैं। देखो अगर देखा जाए मेनली कि अगर पूछा जाए आपसे कि आपकी बॉडी का चार मेजर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, तो टर्म चार ही यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। समझ में आ रहा है? वैसे आप जानते हो कि आपके सेल्स के अंदर 70 to 80% तो वाटर होता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। हमारे सेल्स में 70 to 80% तो वाटर होता है। उसके अलावा अगर मैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट लगभग 12 से 15% है। देखो टेबल में लिखा होगा, एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, वहां बताया गया है कि न्यूक्लिक एसिड एक तरह का बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जिसका अमाउंट 12 से 15% होता है। उसके बाद प्रोटीन आता है, देखो नियरली 7 to 8% के आसपास। अच्छा, प्रोटीन का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 5 से 7%। सॉरी टू जाओ, प्रोटीन का अमाउंट कितना लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज
ओके सॉरी उल्टा हो गया, देखो प्रोटीन का अमाउंट 10 से 15% है, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% है, कार्बोहाइड्रेट नियरली 3% के आसपास लिखा हुआ है शायद, और लिपिड लिखा हुआ है 2%। यही है ना? चलिए ठीक है। तो देखो ये सब आपके 4 मेजर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट, यस ये आपके सेल्स के अंदर होता है, ये आपके सेल्स के अंदर का फ्रैक्शन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो प्रोटीन का 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड का 5 से 7%, लिपिड का 2% और कार्बोहाइड्रेट का कितना बताओ 3% होता है। इसके अलावा देखो 70 to 80% तो आपके सेल्स में क्या बताओ वाटर अवेलेबल होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, उसमें कार्बन नहीं होता, है ना? एक और चीज देखिए अब यहाँ पर, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कई सारे मोनोमर्स होता है, कई सारे ग्लूकोज को जोड़ दीजिए आप, तो ग्लूकोज को यहाँ क्या बोलते हैं बताओ, इसको मोनोमर कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या बताओ एक पॉलीमर होता है, कई सारे मोनोमर्स के मिलने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोमर्स ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट, दे आर कॉल्ड मोनोमर्स। इस मोनोमर्स को यहां पर देखो मोनोसेकेराइड कहा जाता है। अभी बताऊंगा सर इसके बारे में, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे। अभी मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मतलब होता है मैक्रो का और माइक्रो का। समझो पहले आप देखो, वैसे देखो प्रोटीन्स की बात करें तो कई सारे अमाइनो एसिड्स के मिलने से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका मोनोमर हो गया, देखो प्रोटीन का मोनोमर क्या हो गया अमीनो एसिड, ठीक है ना? अरे ग्लूकोज, ग्लूकोज एक मोनोमर होता है और कई सारे ग्लूकोज के मिलने से एक बड़े कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? उसी तरह से प्रोटीन्स की बात करें तो कई सारे एमाइनो एसिड, ए एक फॉर क्या बोलते हैं उसको, इसे कहते हैं एमाइनो एसिड कहते हैं। तो कई सारे अमीनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अमीनो एसिड क्या हो गया मोनोमर और प्रोटीन क्या हो गया एक पॉलीमर हो गया। सिमिलरली कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से एक टर्म यूज करते हैं, देखो एंटी, द टर्म एंटी इज कॉल्ड, इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से क्या बनता है बताओ, क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। डीएनए आरएनए आप जानते हैं, है ना? ये दो तरह का होता है, पता आपको? एक टर्म यूज करते हैं डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से, पॉलीमराइज करने से न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कर जाता है। बट लिपिड जो होता है देखो, लिपिड किसी तरह के मोनोमर्स के मिलने से नहीं बनता। ये सिंपली कहते हैं लिपिड जो होता है ये बनता है किससे बताओ, एक एसिड होता है तो फैटी एसिड कहते हैं, प्लस ग्लिसरॉल या अल्कोहल कहा जाता है। ग्लिसरॉल एक तरह का अल्कोहल होता है। तो ये कोई पॉलीमेरिक कंपाउंड नहीं होता, याद रखना। लिपिड जो होता है ये एक नॉन पॉलीमेरिक कंपाउंड है, ये पॉलीमर्स नहीं होता, बाकी ये तीनों पॉलीमेरिक होते हैं, इन्हें कहते हैं पॉलीमेरिक कंपाउंड, इन्हें पॉलीमेरिक कंपाउंड कहा जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं ना, हाँ मोनोमर्स मतलब एक सिंगल, देखो एक मोनोमर तो सिंगल होता है ना, तो देखो एक ग्लूकोज एक मोनोमर है, अब कई सारे मोनोमर्स मिलेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा। पॉली मतलब बहुत सारा, जी मतलब ग्लूकोज लिखा हुआ है कि कई सारे ग्लूकोज के मिलने से एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनता है, कई सारे अमीनो एसिड्स के मिलने से एक बड़ा प्रोटीन बनता है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से एक बड़ा न्यूक्लिक एसिड बनता है। बट लिपिड में ऐसा कुछ नहीं होता।
लिपिड सिंपली दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है इसके अंदर। तो लिपिड भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कहते हैं देखो इसको, लेकिन ये नॉन पॉलीमेरिक होता है, ये पॉलीमराइज होकर नहीं बनता। अच्छा पॉलीमर तो पढ़ा होगा तुमने 8th 9th क्लास में भी बच्चे, मोनोमर पॉलीमर क्या होता है। एक यूनिट को मोनोमर कहते हैं, बहुत सारे मिलके तो पॉलीमर कह देते हैं उसको। तो फिर इसमें क्या है, अब देखो एक चीज यहां पर देखो, तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे यूनिट के मिलने से बड़ा यूनिट फॉर्म होता है। मतलब जैसे देखो, अगर मान लो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर मान लो ये एक दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, देखो आप ऐसे देखिए, अगर मान लो आपने दो ग्लूकोज को अटैच कर दिया है और इसका वेट अभी आ रहा है मान लो 300 डाल्टन, 5 मॉलिक्यूल को जोड़ दिया तो ये हो गया 800 डाल्टन हो गया देखो। और अगर आपने अगर 10 को जोड़ दिया तो ये पहुंच गया देखो 1200 डाल्टन पे आ गया देखो। देखो ऐसा कुछ माइक्रो मैक्रो का कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। डाल्टन समझ के तुम्हें क्या करना है, न्यूटन समझ में आता है तुम लोगों को। अरे भाई न्यूटन एक फोर्स का यूनिट होता है, वैसे डाल्टन एक मास का यूनिट होता है। यूनिट डायमेंशन पढ़ा है तुम लोगों ने। तो जैसे आप किसी चीज को मीटर सेंटीमीटर समझते हो ना, अरे वैसे वेट करने का एक यूनिट होता है, डाल्टन कहा जाता है इसको, मैंने बता तो दिया। जैसे किलो होता है, ग्राम होता है, वैसे ये डाल्टन होता है, यूनिट होता है। यस, मास को बताने का एक यूनिट होता है ये, ठीक है। चलिए अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप मान लो आपने दो ग्लूकोज को जोड़ दिया आपस में, और उस ग्लूकोज के जोड़ने के बाद देखो दो ग्लूकोज को आपने अटैच किया है, तो कितना मास आया बताओ इसका, 300 डाल्टन। अभी भी माइक्रो है ये। 5 को जोड़ दिया तो कितना आया बताओ, 800 डाल्टन, अभी भी माइक्रो है ये। और जैसे आपने 10 को जोड़ दिया कितना पहुंच गया देखो, 1200 डाल्टन। मैंने कहा था आपको कि 1000 से अगर ऊपर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स अलग नहीं होते। छोटे छोटे कंपोनेंट का जब एक कॉम्बिनेशन होता है तो पहले वो माइक्रो बनता है, और माइक्रो फिर बाद में बताओ मैक्रो हो जाता है। मतलब कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर आपका एक, हाँ, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है तो उसके छोटे यूनिट को क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से ही मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया बच्चे क्या बोल रहा हूं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से ही मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो, अगर मान लो ये दो अमीनो एसिड है, देयर आर टू अमीनो एसिड्स ए, दो है ना, ये दो अमीनो एसिड्स हैं। इसका वेट मान लो अभी आया 600 डाल्टन, 600 डाल्टन आया है, अभी माइक्रो है ये। अगर आपने इतने को जोड़ दिया, मान लो सभी को जोड़ दिया 1 2 3 4, अब इसका वेट मान लो आ गया 2000 डाल्टन आ गया, तो मैक्रो हो गया। अब मैं देखो, अब एनसीईआरटी पे आ, अब आपके एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। एनसीईआरटी में पहले माइक्रो को डिस्कस किया है, फिर मैक्रो को डिस्कस किया है, बट बेसिकली आपको पढ़ना है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड मेनली। बाद में एंजाइम भी आता है, एंजाइम प्रोटीन ही होता है एक्चुअली, है ना। अब जैसे मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट में पहले अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट लिखूंगा तो उसका जो बिगनिंग होगा वो माइक्रो से ही होगा, और बाद में वो क्या बनेगा बताओ, उसको जोड़कर हम क्या बना देंगे बताओ, मैक्रो बना देंगे। तो ब्रीफली अब देखो इस चैप्टर का पूरा एक समराइज पार्ट ये है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये रियल नहीं होता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि 600 डाल्टन अगर है तो माइक्रो है, 2000 डाल्टन पहुंच गया तो वो मैक्रो हो गया। दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको, अब देखो मैं फिर से कह रहा हूं
कि हमें इस चैप्टर में 5 चीज के बारे में डिस्कस करना है। कार्बोहाइड्रेट जिसमें माइक्रो मैक्रो भी होगा, प्रोटीन्स जिसमें माइक्रो मैक्रो भी होगा, न्यूक्लिक एसिड जिसमें माइक्रो मैक्रो भी होगा, लिपिड जिसमें माइक्रो मैक्रो भी होगा, और सबसे लास्ट में इस चैप्टर में दिया गया है एंजाइम्स के बारे में। और एंजाइम्स एक तरह का प्रोटीन ही होता है। हाँ, वही सब आएगा, देखो पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये सब अब वहीं पे मैं आ रहा हूँ। तो इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है जिसके बारे में पढ़ेंगे आप, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये सब आता है कहाँ बताओ? कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट में। तो हमें स्टार्ट करना है चैप्टर कहाँ से बताओ? वी हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब जब ये बायोमॉलिक्यूल्स है, इसमें केमिस्ट्री का पार्ट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप केमिस्ट्री का बेसिक इंफॉर्मेशन, आपको थोड़ा जानकारी है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। होपफुली थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आप जानते हैं, अभी 11th क्लास में बहुत क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री भी जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है बच्चों? तो हमें अब स्टार्ट करना है कहां से बताओ? कार्बोहाइड्रेट। तो लिखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखिए। देखो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो कहां से? कार्बोहाइड्रेट से। अच्छा बताओ, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कोई इसका डेफिनेशन बताएगा मुझे? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? एनीबॉडी? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो देखो मैं आपको बताता हूं इसका एक केमिकल डेफिनेशन क्या होता है। नहीं अभी रुक जाओ, वो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड, इसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं इसको। ये इसका एक केमिकल डेफिनेशन है। पॉली, हाँ वो देखो, वो तो आपने न्यूट्रिशन में पढ़ लिया, बट मैं आपको केमिस्ट्री की तरफ ले जा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा। कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। होपफुली आप एल्डिहाइड कीटोन के बारे में जानते हैं, जानते हैं बच्चों? ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा होगा आपने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। ठीक है, चलिए दैट्स फाइन। अब देखो, अगर मैं कहूं कि पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मींस अल्कोहल, पॉली मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा। तो देखो यहां आप एक इस तरह का कंपाउंड ड्रॉ कीजिए जिसमें 3 कार्बन लगा दो पहले, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, समझो। अब ये थोड़ा बच्चों को थोड़ा समझ में आना चाहिए, ये केमिस्ट्री चल रहा है थोड़ा सा पहले। और हमने देखो यहाँ क्या लगा दिया, एक ग्रुप। होपफुली आप इस ग्रुप के बारे में जानते हैं, ये एल्डिहाइड है, ये जानते हैं ना? CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है ना? और देखो एक कंपाउंड और है C और C, यहां लगा दिया हमने कीटोन CO। ठीक है, और आपने क्या लिखा है बताओ? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो देखिए एक से ज्यादा अल्कोहल आप यहां अटैच कर दीजिए, H H H। देखो ये एक से ज्यादा अल्कोहल है ना? हाँ देखो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट ही होता है। देखो यहां भी अल्कोहल लगा दो, देखो ऐसे, और बचे हुए पार्ट पे आप लगा दीजिए हाइड्रोजन। देखिए ये सबसे छोटा, ये नेचर में पाए जाने वाला सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। देखिए नंबरिंग करना जानते हैं आप ना? हाँ देखो 1 2 3, 1 2 और 3, ये 3 कार्बन का एक सबसे छोटा सुगर मॉलिक्यूल है। देखो इसमें लगा हुआ है एल्डिहाइड, इसमें लगा हुआ है कीटोन। अगर आप नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं आप, तो आप जानते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या? बताओ क्या कहते हैं इसको? इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या? ये बताओ ये क्या है?
क्या कहते हैं इसको, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। वेरी गुड। देखो वासु वीरन, बिल्कुल सही कहा आपने, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, बिल्कुल सही बात है। और इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी, यस। एसीटोन 1 पे कैसे आएगा, कीटोन तो सेकंड ग्रुप पे लगा हुआ है, इसे कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहा जाता है इसको। हाँ मतलब अब देखो, यस, अब एक ही बता दूं मैं आपको कि बायोमोलिकुल्स में हम साइंटिफिक नेम, आईपीएसी नेम डिस्कस नहीं करते, कॉमन नेम चलता है उसमें। देखो तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बताओ, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, ये टर्म याद रखना, ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। और इसका नाम क्या बताओ, इसे कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं इसको। और ये देखो, ये एक ट्रायोज एल्डोज है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड लगा होता है देखो, और 3 कार्बन होते हैं, इसको ट्रायोज कहते हैं, ट्रायोज एल्डोज कहते हैं। और इसे कहते हैं क्या बताओ, इसे ट्रायोज कीटोज कहा जाता है, क्योंकि कीटोन होता है इसके अंदर। और यहीं से देखो, यहीं से कार्बोहाइड्रेट का एक सेपरेशन हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के 2 फैमिली होते हैं, या तो एल्डोज फैमिली का या कीटोज फैमिली का। देयर आर 2 फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है एल्डोज फैमिली, देखो क्या बोलते हैं, एल्डोज फैमिली, एंड वन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं कीटोज फैमिली। और दोनों देखो आइसोमेरिक फॉर्म है, अगर देखेंगे आप इसी केस में फॉर्मूला इसका, ये होता है C3H6O3, देखो ये पूरा कंपाउंड C3H6O3 कहते हैं। और ये भी देखो क्या करता हूं, C3H6O3 होता है। समझ में आ गया बच्चों ये? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट का, हाँ बिल्कुल, ये आइसोमर्स की मतलब आप इसको कह सकते हैं ना, आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं ये। वैसे भी एल्डिहाइड कीटोन आइसोमेरिक फॉर्म ही तो होता है। तो एक में एल्डिहाइड लगा हुआ है तो एल्डोज फैमिली का है, एक में कीटोन लगा हुआ है तो उसको कीटोज फैमिली कह देते हैं। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ये इसी 2 फैमिली से बिलोंग करता है। ट्रायोज के बाद टेट्रोज बनेगा, टेट्रोज दोनों में होगा। टेट्रोज के बाद पेंटोज बनेगा, पेंटोज भी दोनों में होगा। पेंटोज के बाद हेक्सोज बनेगा, वो भी दोनों में होगा। तो स्टार्टिंग कहां से होता है बताओ, स्टार्टिंग होता है ट्रायोज से। अब ट्रायोज से बनेगा टेट्रोज, टेट्रोज दोनों में आएगा। टेट्रोज से बनेगा पेंटोज, पेंटोज दोनों में आएगा। और पेंटोज से बनेगा हेक्सोज, हेक्सोज भी दोनों में आएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपली बता देता हूं, आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज का, सुना ना? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, हाँ जी। और एक फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज, वो भी होता है C6H12 और O6। लेकिन फर्क क्या बताओ, एक हेक्सोज एल्डोज है और एक हेक्सोज कीटोज है। देखो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, हेक्सोज एल्डोज। अभी कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ग्लूकोज का नाम बताओ, हेक्सोज एल्डोज होता है, और फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं बताओ, इसे हेक्सोज कीटोज कहा जाता है। बट दोनों में फॉर्मूला तो एक ही होता है ना। अभी रुक जाओ, अभी गैलेक्टोज आएगा बाद में, अभी गैलेक्टोज बाद में आएगा, ये समझ में आ गया वो पहले? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया? तो अभी मैंने सिंपली बता दिया आपको कि ट्रायोज क्या होता है। अब ट्रायोज के बाद टेट्रोज, पेंटोज वगैरह कैसे बनेगा, ये अब मैं बताऊंगा आपको आने वाली क्लास में।
अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया है, अभी ये चैप्टर चलेगा, है ना। ये सब आएगा, देखो राइबोज भी आएगा, डीऑक्सी राइबोज भी आएगा। एफ का मतलब फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। ये जितने भी क्वायरीज हैं कि राइबोज क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज क्या होता है, ये सब समझ में आ जाएगा जब ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसमें बहुत कुछ बताना अभी बाकी है। सैटरडे को अभी मैं बता दूंगा, जिनकी जिनकी जो भी क्वारी है मैं बता दूंगा आपको। क्लासेस आपकी वैसे तो आपका क्लास का प्लानिंग जो है वो वेडनेसडे है, थर्सडे है और शायद फ्राइडे भी है, यही है ना, 3 क्लासेस होती हैं आपकी। ठीक है। मैं क्लासेस में अरेंज करूंगा और आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, डोंट वरी, जैसा जो भी होगा आपको पहले आपको मिल जाएगा शेड्यूल। ठीक है बच्चों, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी वही होता है, C6H12O6। फ्रक्टोज भी एक तरह का वही हेक्सोज होता है वो, बट फर्क ये है कि वो एल्डोज होता है, वो कीटोज होता है। अभी रुक जाओ, अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए, ओके।